हम सब स्कूल गए हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि सीखने का जो तरीका हमें सिखाया गया, क्या वो हमारे दिमाग के लिए वाकई सही था? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, एक ऐसे न्यूरोसाइंटिफिक ढांचे पर जिसका नाम है लर्नोग्राफी। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है कि हम सीखने के उन 7 गुप्त रास्तों को समझें जो हमारे दिमाग के अंदर ही छिपे हुए हैं, और जाने कि वो मतलब काम कैसे करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा। हाँ, ये पढ़ाने से हटकर ज्ञान को ट्रांसफर करने पर जोर देता है, और वो भी उस तरीके से जो हमारे दिमाग की अपनी बनावट के हिसाब से हो। तो ये एक तरह से दिमाग के हिसाब से चलना है, ना कि दिमाग को अपने हिसाब से चलाना। बिल्कुल। स्रोत इसे निष्क्रिय टॉकिंग स्कूल मतलब जहां सिर्फ लेक्चर दिए जाते हैं। एक रोड मैप बताते हैं, एक ऐसी जगह जहां सीखना हमारे दिमाग के लिए एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। जब आप कहती हैं कि ये पारंपरिक तरीके से अलग है, तो इसका असल में मतलब क्या है इस लर्नोग्राफी और उस स्कूल के तरीके में, जिससे हम में से ज्यादातर लोग पढ़ें? मोटा मोटा फर्क क्या हुआ? फर्क बहुत गहरा है। देखिए, स्रोतों के मुताबिक पारंपरिक सीखना जो है वो शिक्षक केंद्रित होता है। टीचर बोलता है, छात्र सुनते हैं। सही। इसमें जोर रटने, लेक्चर सुनने और सिर्फ दिमागी जानकारी भरने पर होता है। दूसरी तरफ लर्नोग्राफी, ये पूरी तरह से सीखने वाले पर केंद्रित है। अच्छा। और ये दिमाग की कार्यप्रणाली पर आधारित है। ये दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ काम पर लगाता है। हमारी हरकतें मतलब मोटर, हमारी भावनाएं यानी लिम्बिक, हमारी सोच कॉग्निटिव, और हमारी कल्पना भी। हाँ, और स्थानिक कल्पना भी। मतलब ये सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि करके देखने, भावनात्मक रूप से जुड़ने और सही तरीके से दोहराने के जरिए ज्ञान को अपनाने के बारे में है। तो ये सिर्फ दिमाग के एक हिस्से का नहीं, बल्कि पूरे दिमाग को काम पर लगाने जैसा है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, ज्ञान को अपनाना। स्रोत में ब्रेन पेज नाम की एक बड़ी दिलचस्प चीज का जिक्र है। ये क्या भला है? ब्रेन पेज एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा है। ओके। इसे आप यूं कहिए कि किसी विषय के लिए आपके दिमाग का पर्सनल विकिपीडिया पेज, जिससे आपने खुद लिखा है, खुद डिजाइन किया है, सिर्फ कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया। अरे वाह! ये ज्ञान का एक ऐसा ढांचा है जो एक्टिव होकर सीखने, लिखने, कल्पना करने और अभ्यास करने से बनता है। ये सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है, बल्कि इस्तेमाल करने लायक ज्ञान है जो दिमाग में बैठ जाता है। कौन से हैं जिनसे ये ब्रेन पेज बनता है? चलिए सबसे पहले उस तरीके से शुरू करते हैं जो शायद हमारे शरीर से सबसे ज्यादा जुड़ा है। बिल्कुल। स्रोत 7 प्रकार बताते हैं और हर एक दिमाग के एक खास फंक्शन से जुड़ा है। तो पहला है मोटर लर्नोग्राफी। मोटर लर्नोग्राफी? हाँ, ये करके सीखने का आधार है। जब हम कुछ लिखते हैं, कोई औजार इस्तेमाल करते हैं या कोई शारीरिक अभ्यास करते हैं, तो ये हमारी आदत वाली याददाश्त बनाता है, जिसे हम मसल्स मेमोरी भी कहते हैं। हाँ वही। यह दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो हमारी हरकतों को कंट्रोल करते हैं, जैसे सेरिबेलम जो हमारे शरीर के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का मास्टर है, और बेसल गैंग्लिया जो आदतें बनाने में मदद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ने के बजाय उसके नोट्स हाथ से लिखूं, तो मुझे वो बेहतर याद रहेगा, क्योंकि मेरा शरीर भी उस प्रक्रिया में शामिल हो गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो पारंपरिक सिर्फ पढ़ो वाली सलाह के बिल्कुल खिलाफ है। लिखने की जो क्रिया है वो ज्ञान को दिमाग में गहराई से अंकित करती है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रकार भी है, 5वां वाला, विजुओ मोटर लर्नोग्राफी। विजुओ मोटर? जी, ये तब होता है जब हमारी आंखें और हाथ मिलकर काम करते हैं, जैसे पढ़ना, चित्र बनाना या किसी नक्शे को देखकर रास्ता बनाना। ये हमारी देखी हुई जानकारी को एक्शन में बदलने की क्षमता है। अच्छा, जैसे आइकिया का फर्नीचर जोड़ना? हाँ बिल्कुल, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हम निर्देशों को यानी विजुअल इनपुट को पढ़ते हैं और फिर अपने हाथों से मतलब मोटर एक्शन से उसे जोड़ते हैं। अगर हम सिर्फ निर्देश पढ़ते रहें तो शायद ही कभी कुछ बन पाएगा। ये तो बिल्कुल सच है। तो हमने शरीर और हाथ आंख के तालमेल को समझ लिया। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे हम पारंपरिक रूप से पढ़ाई समझते हैं, सोचना, विश्लेषण करना। हाँ, वो है दूसरा प्रकार, कॉग्निटिव लर्नोग्राफी। इसका फोकस तर्क, समस्या समाधान और विश्लेषण पर है। और इसके लिए दिमाग का अगला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिम्मेदार होता है। ये वही तरीका है जिसे स्कूल कॉलेज में
सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। सही है। लेकिन स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, ये तरीका तब कई गुना ज्यादा असरदार हो जाता है जब इसे अकेले इस्तेमाल करने के बजाय दूसरे तरीकों जैसे मोटर या भावनात्मक तरीकों के साथ जोड़ा जाता है। और यहीं पर शायद तीसरा प्रकार आता है, भावनाएं, जिसे अक्सर हमारी क्लासरूम में नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल, और ये सबसे आकर्षक हिस्सा है। इसे कहते हैं वेक्टर लर्नोग्राफी। वेक्टर, जैसे फिजिक्स में होता है। हाँ, वही। वेक्टर का मतलब होता है दिशा देने वाली शक्ति। ये सिद्धांत भावनाओं को एक ऐसी ही शक्ति के रूप में देखता है जो हमारे ध्यान, हमारी प्रेरणा और हमारी याददाश्त की ताकत को दिशा देती है। अच्छा। हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम, खासकर एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस, इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी विषय के बारे में उत्सुक होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो हमारा दिमाग सीखने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी ओर डर, चिंता या बोरियत, ये सब सीखने के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। अरे वाह, वेक्टर लर्नोग्राफी। मतलब मेरी गणित की टीचर जो हमेशा कहती थी मन लगाकर पढ़ो, वो असल में न्यूरोसाइंस की बात कर रही थी। एक तरह से हाँ। ये तो कमाल है। एक मिनट रुकिए, तो अब तक हमने शरीर, मोटर, दिमाग, कॉग्निटिव और दिल वेक्टर को जोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि सीखने के लिए हमें पूरा इंसान बनना पड़ता है, सिर्फ एक चलता फिरता दिमाग नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, यही इस पूरे ढांचे का सार है। सीखना एक होलिस्टिक, एक पूरी प्रक्रिया है, और इसी से जुड़ा है चौथा प्रकार, पाथवे लर्नोग्राफी। ये वही प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात है ना? लेकिन अभ्यास परिपूर्ण बनाता है वाली बात थोड़ी पुरानी नहीं लगती? क्या स्रोत ये बताता है कि किस तरह का अभ्यास सबसे प्रभावी होता है? क्या सिर्फ रटना ही काफी है? बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। पाथवे लर्नोग्राफी का मतलब है बार बार अभ्यास के जरिए दिमाग में जानकारी का एक सुपरफास्ट हाईवे बनाना। सुपरफास्ट हाईवे? हाँ, आपने सुना होगा न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वे एक साथ जुड़ जाते हैं। सही तरीके से अभ्यास करने से ये कनेक्शन मजबूत होता है और कोई भी काम या कॉन्सेप्ट हमारी आदत में शुमार हो जाता है, चाहे वो साइकिल चलाना हो या फटाफट गणित के सवाल हल करना हो। ये रटने से कहीं आगे की बात है, ये कौशल को ऑटोमेटिक बनाने के बारे में है। समझ गया। तो ये दिमाग में एक पगडंडी को हाईवे में बदलने जैसा है। अब बचे हुए दो प्रकार थोड़े अलग लग रहे हैं। एक है अंतर करने के बारे में। हाँ, छठा प्रकार है डिफरेंशियल लर्नोग्राफी। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल है, पर है बहुत आसान। ये इन दो तस्वीरों में 5 अंतर खोजने वाले खेल की तरह है। जब हमारा दिमाग विरोधाभास, भिन्नता और गलतियों को समझने की कोशिश करता है तो वो विषय को और गहराई से सीखता है। अच्छा। अंतरों को पहचानकर और विरोधाभासों को हल करके सीखने वाला अपनी समझ को और साफ करता है। ये वैज्ञानिक खोज और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। ये असल में गलतियां करके सीखने का विज्ञान है। जैसे साइकिल चलाना सीखते समय गिरना। हर बार गिरने से हमें पता चलता है कि क्या नहीं करना है और हमारा बैलेंस बेहतर होता जाता है। बिल्कुल वही। और आखिर में 7वां प्रकार है विजुओस्पेशियल लर्नोग्राफी। ओके। ये हमारी कल्पना की शक्ति और मानसिक नक्शे बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है। जब हम किसी चीज की कल्पना करने के लिए डायग्राम, मॉडल या माइंड मैप का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसी तरीके का उपयोग कर रहे होते हैं। ये हमें अपने दिमाग में जटिल सिस्टम को समझने और नेविगेट करने की सुविधा देता है, जैसे कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग का नक्शा दिमाग में बनाता है या कोई डॉक्टर शरीर की आंतरिक संरचना की कल्पना करता है। बिल्कुल। ये तो सीखने के लिए दिमाग का एक पूरा टूल किट है। ये कोई एक हथौड़ा नहीं है जिससे हर कील ठोंकी जाए, बल्कि 7 अलग अलग औजार हैं जिन्हें जरूरत के हिसाब से एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सीखने का एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। और जब ये सातों रास्ते मिलकर काम करते हैं तभी एक मजबूत और लचीला ब्रेन पेज बनता है। प्रभावी ज्ञान हस्तांतरण इन सभी प्रणालियों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इन सब का क्या मतलब है? इन 7 प्रकारों को समझने से हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? हमारे देश के स्कूलों में जहां एक क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, वहां हर बच्चे के लिए ये 7 तरीके कैसे लागू किए जा सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सवाल है और स्रोत भी मानते हैं कि इसे लागू करना एक चुनौती है, लेकिन वे इसका समाधान भी बताते हैं। अच्छा। पहला निष्कर्ष ये है कि सीखना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये पूरे शरीर की प्रक्रिया है।
सिर्फ लेक्चर सुनना काफी नहीं, शरीर को भी शामिल करना होगा। दूसरा, भावनाओं की भूमिका सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। एक सकारात्मक माहौल बनाना सीखने की पहली शर्त है। और तीसरा? तीसरा, शारीरिक गतिविधि जैसे लिखना या मॉडल बनाना याददाश्त को पक्का करने के लिए जरूरी है। और इसे स्कूलों में लागू करने का क्या तरीका है? स्रोत में हैप्पीनेस क्लासरूम और मिनिएचर स्कूल जैसी कुछ बातें कही गई हैं, वो क्या है? हाँ, यही इसका व्यवहारिक समाधान है। हैप्पीनेस क्लासरूम एक ऐसा माहौल है जहां डर या तनाव की जगह जिज्ञासा और खुशी को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि वेक्टर लर्नोग्राफी सकारात्मक रूप से काम करे। ठीक है। और मिनिएचर स्कूल? मिनिएचर स्कूल का विचार बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि एक बड़ी क्लास के भीतर ही 4-5 छात्रों के छोटे छोटे ग्रुप बनाना। अच्छा, पीयर लर्निंग की तरह। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि एक छात्र जिसने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, वो अपने ग्रुप के बाकी साथियों को समझा रहा है। ऐसा करने से वो न केवल दूसरों को सिखा रहा है, बल्कि पाथवे लर्नोग्राफी के माध्यम से अपनी खुद की समझ को भी और मजबूत कर रहा है। सही है। ये सहकर्मी से सहकर्मी सीखने का एक शक्तिशाली मॉडल है जो बड़ी कक्षाओं में भी काम कर सकता है। में कैसे काम करता है? हाँ, ये सिर्फ एक और शिक्षण तकनीक नहीं है, बल्कि सिखाने की प्रणाली से सीखने के विज्ञान की ओर एक मौलिक बदलाव है। बिल्कुल। ये उस विचार को चुनौती देता है कि ज्ञान को किसी के दिमाग में डाला जा सकता है। इसके बजाय ये दिखाता है कि सीखने वाले को ज्ञान का निर्माण करने के लिए सही माहौल और सही उपकरण देने की जरूरत है। संक्षेप में कहें तो सीखना कोई एक सीधी साधी क्रिया नहीं है, बल्कि दिमाग के भीतर 7 अलग-अलग प्रक्रियाओं का एक सामंजस्य है। शारीरिक हलचल से लेकर भावनात्मक जुड़ाव और कल्पना की उड़ान तक। यह एक जटिल नृत्य है और हर कदम मायने रखता है। और जहां स्रोत मुख्य रूप से शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं इन सिद्धांतों को हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी लागू किया जा सकता है, जो हमें आज के अंतिम विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाता है। जब कोई एक नया कौशल सीखने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई मैनेजमेंट तकनीक, तो परिणाम कैसे बदल सकता है? यदि कोई केवल पढ़ने या सुनने के पारंपरिक तरीके पर निर्भर रहने के बजाय सचेत रूप से एक ऐसी सीखने की योजना तैयार करे जो लर्नोग्राफी के सभी 7 प्रकारों को सक्रिय करे, व्यवहार में कैसा दिखेगा?